Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. So let's move towards our today's topic. Today we will discuss about the rest of the sections of the president. Last lecture में हमने स्टडी किए थे आर्टिकल नंबर 41 से लेके आर्टिकल नंबर 45 तक. आज हम उससे ऑनवर्ड स्टडी करेंगे. सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 46, प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड. अब यहाँ पर राइट है प्रेसिडेंट का. ये आर्टिकल प्रेसिडेंट के राइट के बारे में बताता है. कौन सा राइट? कि प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाए. अब किस बात के लिए इन्फॉर्म किया जाए ये हम पढ़ते हैं. सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को अबाउट व्हाट? अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान एंड फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान. मतलब अब तीनों का क्या मतलब है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल पास होना है तो उसके बारे में उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स. मतलब कि लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? लॉ में क्यों को कहते हैं? तो जब भी कोई नया लॉ बनता है, कोई बिल पास होता है तो वो बन जाता है लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स. तो जब भी कोई बिल पास होगा या ऐसा कोई मामला होगा तो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के बारे में बताया जाएगा प्रेसिडेंट को. अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट की सिर्फ इतनी सी पावर है कि उसको इन्फॉर्म किया जाता है. उसके पास इतनी पावर्स हैं ही नहीं. उसे बस बता दिया जाता है कि ये काम हो गया है, ये काम हो गया है. उसके अलावा इंटरनल अफेयर्स के बारे में कि पाकिस्तान के जितने इंटरनल अफेयर्स हैं, जितने भी मामलात हैं, उसके बारे में सिर्फ बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा. फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान की, उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 47, रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. रिमूवल ऑफ और इम्पीचमेंट किसको कहते हैं? अब उसके ओहदे से उसे बर्खास्त करना. प्रेसिडेंट जो है उसको भी उसके ओहदे से निकाला जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है उसके ओहदे से. अब उसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं ये हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आते हैं क्लॉज नंबर 1 पे कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. ठीक है, उसे रिमूव किया जा सकता है. उसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? फिज़िकल और मेंटल इनकैपेसिटी, कि वो फिज़िकली या मेंटली इल है या फिज़िकली और मेंटली अनस्टेबल है, तो ये भी एक वजह हो सकती है उसके रिमूवल की. उसके बाद ऑन चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक बंदा नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो उस पर भी उसे रिमूव किया जा सकता है. उस पर भी उसकी इम्पीचमेंट हो सकती है. और इस पर चार्ज क्या लगेगा? हाई ट्रीज़न का. आर्टिकल नंबर 6 में हमने हाई ट्रीज़न पढ़ा था. ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड है. उसके बाद है ग्रॉस मिसकंडक्ट. अगर वो मिसकंडक्ट करता है किसी किस्म का जो कि उसको नहीं करना चाहिए, तो ये भी किस में आ जाता है? ये भी एक रीज़न है कि इन तीनों रीज़न्स के थ्रू जो है रिमूवल और इम्पीचमेंट हो सकती है किसकी? प्रेसिडेंट की. अब आ जाते हैं क्लॉज नंबर 2 पे कि जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, ठीक है, उसके ऑफिस से उसको, उसके ओहदे से उसको बर्खास्त करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी? आप ऐसे तो नहीं ना उसको अपने उसके ओहदे से बर्खास्त कर सकते. उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ आइदर ऑफ हाउस, कि जो दोनों हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली या फिर सेनेट, किसी भी एक हाउस जो है उसकी जो हाफ मेंबर्स हैं, उसके हाफ ऑफ द मेंबर्स भी होंगे ना, तो वो क्या करेंगे? एक रिटन नोटिस भेजेंगे. किसको? स्पीकर को या फिर चेयरमैन सेनेट को. क्या अब उस रिटन नोटिस में क्या होगा? उस रिटन नोटिस में उस प्रेसिडेंट की इनकैपेसिटी या फिर उसने जो उसके ऊपर जो भी चार्ज है उसके बारे में बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना चाहिए, और उसकी वजूहात, उसके ग्राउंड्स भी बताए जाएंगे कि क्यों क्यों जो है ना किस किस वजह से उसको उसके ओहदे से बर्खास्त करना है. तो अब ये पॉइंट समझ आ गया कि हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस, कि कोई एक भी नेशनल असेंबली है या फिर सेनेट है, उसके हाफ मेंबर्स भी होंगे ना, तो वो रिटन नोटिस भेजेंगे किसको? या फिर स्पीकर को या फिर चेयरमैन सेनेट को. किस लिए भेजेंगे? कि प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से बर्खास्त किया जाए. अब आ जाते हैं हम उसकी 3rd क्लॉज पे कि अगर
इफ़ नोटिस इज़ रिसीव्ड बाय चेयरमैन सेनेट, अगर चेयरमैन सेनेट नोटिस पहले रिसीव करता है तो फिर क्या करेगा चेयरमैन सेनेट, उस नोटिस को ट्रांसफ़र करेगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को, वो स्पीकर को भेजेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 4। इसको आपने इसको स्टोरी की तरह समझना है कि फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप समझना है कि पहले क्या होता है। ये एक इम्पीचमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से गुजर कर जो है फिर ही एक प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से बर्खास्त किया जा सकता है। तो फोर्स वाली क्लॉज क्या है, विद इन 3 डेज़, कि जब ये चेयरमैन जो है फिर उसके बाद स्पीकर को भेज देगा, तो फिर स्पीकर क्या करेगा 3 दिन के अंदर अंदर उसी जो है रिटन नोटिस जिसमें उसके बारे में लिखा होगा उसकी कॉपी सेंड करेगा किसको, प्रेसिडेंट को, जिसके ऊपर चार्ज है। जब प्रेसिडेंट को पता चल जाएगा कि मेरे ऊपर ये चार्ज है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5th क्लॉज में लिखा हुआ है कि फिर स्पीकर क्या करेगा, समन मतलब बुलाना, किसको, 2 हाउसेज ऑफ जो है पार्लियामेंट टू मीट। जब दोनों हाउसेस को फिर स्पीकर क्या करेगा, बुला लेगा, नेशनल असेंबली को भी और सेनेट को भी, नॉट अर्लियर देन 7 डेज़ एंड नॉट लेटर देन 15 डेज़, सॉरी 14 डेज़ आएगा यहाँ पर, ठीक है, कि 7 दिन से पहले नहीं और 14 दिन के बाद नहीं, मतलब 7 से जो 14th डे है उसके दरमियान आप जो है बुला सकते हैं दोनों हाउसेस को, सेनेट को भी और नेशनल असेंबली को भी। अब ये जो टाइम पीरियड बताया है, नॉट अर्लियर देन 7 डेज़ एंड नॉट लेटर देन 14 डेज़, ये कौन सा टाइम पीरियड है, जब प्रेसिडेंट को उसका वो जो नोटिस है उसके ख़िलाफ़ वो जब रिसीव हो जाएगा उसके 7 डेज़ से उसके बाद से ये टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब उसके नॉट अर्लियर देन 7 डेज़ एंड नॉट लेटर देन 14 डेज़। तो अब आगे क्लॉज 6 इसकी हम स्टडी करते हैं। क्लॉज नंबर 6 आर्टिकल नंबर 47 की किसके बारे में है, जॉइंट सिटिंग। जब 2 हाउसेस पार्लियामेंट के, सेनेट और नेशनल असेंबली, जब वो मिलकर बैठते हैं, जब वो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ने उन्हें समन किया, वो आए, उनको बुलाया, तो फिर क्या हुआ, क्लॉज नंबर 6 के अकॉर्डिंग जॉइंट सिटिंग हुई उनकी। वो मिलकर बैठे, क्यों मिलकर बैठे, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें किसकी, ऑफ ग्राउंड्स ऑफ इम्पीचमेंट, कि एक प्रेसिडेंट को जो इम्पीच किया जाना है, उसको रिमूव किया जाना है उसके ओहदे से, तो उसकी ग्राउंड्स क्या क्या हैं, उसके रीज़न्स क्या क्या हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे वो बैठ के कि क्या वो रीज़न्स ठीक भी हैं या नहीं भी हैं, ठीक है, मतलब उसके केस को पूरे तरीके से देखा जाएगा, फिर ही कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, जॉइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट की। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 7 पे, राइट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट की हो रही है तो यहाँ पर उसको क्लॉज 7 के अकॉर्डिंग उसको राइट भी दिया गया है। एक कौन सा राइट दिया गया है, टू अपीयर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। एक तो वो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मतलब अपीयर हो सकता है, वहाँ पर वो खुद भी मौजूद हो सकता है, और टू बी रिप्रेजेंटेड, और वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई ना कोई हो सकता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट का राइट है ताकि वो उस इन्वेस्टिगेशन को सुन सके कि उसके ऊपर जो चार्ज लगा है वो ठीक भी है या नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 8 पर कि जब मीटिंग हो जाएगी, आफ्टर मीटिंग, उसके बाद क्या होगा कि अगर उसका चार्ज जो है वो साबित हो गया है तो आफ्टर मीटिंग क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप पास रेजोल्यूशन, कि जो टोटल मेंबरशिप है मतलब नेशनल असेंबली के मेंबर्स भी और सेनेट के भी मेंबर्स जो हैं उनको मिलाकर उनकी 2/3 अक्सरियत, 2/3 मेजॉरिटी जब ये कह देंगी कि जी ये इम्पीचमेंट के लिए मतलब इस पर जो चार्ज है वो ठीक चार्ज लगा है, मतलब इसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है, या फिर ये मेंटली या फिज़िकली अनस्टेबल है, या फिर इसने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जो भी जिस भी किस्म का चार्ज इस पर लगा है वो चार्ज ठीक लगा है, तो फिर ये 2/3 मेजॉरिटी का वोट होना चाहिए। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। किसकी रेजोल्यूशन, कि इनकैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट, कि ये प्रेसिडेंट जो है ये इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये प्रेसिडेंट बन सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये केस साबित हो जाएगा, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली। तो प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस जो है मतलब उसे सीज करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, वो अपना ऑफिस दोबारा से होल्ड नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 48 पे, विच इज़ अबाउट द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस
एट्सेट्रा, कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस पर एक्ट करेगा, मतलब उसको मशवरे से चलना पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं वो कुछ भी कर सकता। ये पावर्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, कि उसको इन्फॉर्म बस कर दिया जाएगा कि ये काम हो गया है, और प्रेसिडेंट ने अगर ख़ुद भी अपनी मर्ज़ी से कोई काम करना है तो उसको सबसे पहले मशवरा लेना पड़ेगा। किससे मशवरा लेना पड़ेगा? और मतलब जो है मशवरा लेगा ये किससे? प्रेसिडेंट शेल एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर से इसको सबसे पहले मशवरा लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। किसके लिए? कोई भी काम करने के लिए। एक तो प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेगा और उसकी कैबिनेट से। उसकी कैबिनेट में कौन कौन लोग हैं? जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे ये जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सारे जितने भी ये होती है कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट से इसे मशवरा लेना पड़ेगा, उनकी एडवाइस के हिसाब से ये चलेगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अब ये तो बात आ गई ना कि वो एडवाइस पर एक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, वो क्या करेगा? मे रिक्वायर कैबिनेट टू रिकन्सीडर सच एडवाइस। वो उस एडवाइस को रिकन्सीडर होने के लिए भी कह सकता है 15 दिन के अंदर अंदर, कि एक चीज़ उसको ठीक नहीं लग रही है, उसमें कोई कमी लग रही है, तो वो कैबिनेट को या प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि आप इसे रिकन्सीडर करें, आप इसे दोबारा से चेक करें एक बार। लेकिन जब वो रिकन्सीडर हो जाएगी तो फिर जब रिकन्सीडर होने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर हर सूरत उसको क्या करना होगा? एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन। रिकन्सिडर भी हो गई उसकी बात, जो है वो एडवाइस को रिकन्सिडर भी कर लिया प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने, दोबारा चेक भी कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर हर सूरत प्रेसिडेंट को एक्ट करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, ये था जनाब फर्स्ट क्लॉज। अब हम नेक्स्ट इसके आगे आर्टिकल 48 को ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल नंबर 48। क्लॉज 2 कहती है प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। यहाँ पर एक्ट आएगा, प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने जो उसको दायरा इख्तियार में रहते हुए अपनी विजडम के हिसाब से जो है वो भी एक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। अब ये प्रेसिडेंट शेल एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, कब वो अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से एक्ट कर सकता है? किन किन मैटर्स में? इन मैटर्स इन विच ही इज़ एम्पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ उन मैटर्स में जिन मैटर्स के हवाले से उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाज़त दी है, उसको एम्पावर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसकी पावर्स लिखी हुई हैं बस वो उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। जो मैटर्स वहाँ पर लिखे हैं कि इन मैटर्स में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से एक्ट कर सकता है, उन्हीं मैटर्स में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से, अपनी विजडम के हिसाब से एक्ट करेगा। अब वो जो एक्ट करेगा उसकी वैलिडिटी शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। उसकी जो वैलिडिटी होगी कि ये एक्ट उसने ठीक किया है, गलत किया है, जो भी किया है, जैसे भी किया होगा, उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज 4 पर। एडवाइस वॉज रेंडर्ड टू प्रेसिडेंट। रेंडर्ड मतलब पेश करना। जब एक एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, कौन? बाय कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जब प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है तो क्या होता है? दे शेल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी। तो वो जो उन्होंने एडवाइस दी थी तो प्रेसिडेंट और कैबिनेट भी इंक्वायरी उनकी नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी में, मतलब उस पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज नंबर 5 पर। प्रेसिडेंट डिसॉल्व नेशनल असेंबली। जब प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व करना, ख़त्म करना, जब प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली को ख़त्म कर देता है तो फिर वो क्या करता है, क्या कर सकता है कि ही शेल सबसे पहले अपॉइंट डेट, एक डेट अपॉइंट करेगा, एक डेट जो है बताएगा किसके लिए? दोबारा से जो है इलेक्शंस ताकि वो करवा सके, किसके लिए? एक नेशनल असेंबली दोबारा से बनाने के लिए। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा कि जब वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व करेगा उसके नॉट लेटर देन 90 डेज़, मतलब 90 डेज़ के अंदर अंदर हर सूरत वो इलेक्शन करवाएगा, जनरल इलेक्शंस दोबारा से। ठीक है, जनरल इलेक्शंस होंगे ताकि जो है दोबारा से नेशनल असेंबली बन सके। उसके बाद जो है इसी का जो बी पार्ट है वो कहता है कि तब तक वो क्या करेगा? केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट कर देगा उसकी जगह पर। नेक्स्ट आ जाता है क्लॉज नंबर 6। इफ़ एट एनी टाइम प्राइम मिनिस्टर कंसिडर इट नेसेसरी, कि अगर कि
किसी भी वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर को ये ज़रूरी लगे कि उसको एक रेफरेंडम होल्ड करना चाहिए। रेफरेंडम मतलब कि कोई भी नेशनल इम्पोर्टेंस का मैटर है, कोई भी ऐसा मैटर जिसमें पब्लिक इम्पॉर्टेंस है, जिसमें नेशनल इम्पॉर्टेंस है, कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए उसे लगता है कि कोई काम करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उस मैटर को रेफ़र कर देगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस में, नेशनल असेंबली और सेनेट, मतलब पार्लियामेंट में उस मैटर को वो रेफ़र कर देगा। वो जब मैटर पार्लियामेंट में चला जाएगा तो वहाँ पर उसके बारे में बातचीत होगी। अगर वो मैटर अप्रूव हो जाता है कि ये ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, ये नेशनल इम्पॉर्टेंस का काम है, ये हो जाना चाहिए, तो अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके लिए एक रेफरेंडम होल्ड करेगा कौन, प्राइम मिनिस्टर। रेफरेंडम मतलब एक किस्म की वोटिंग होगी वहाँ पर उस मैटर को लेकर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन की फॉर्म में, कि ये मैटर है, और वो क्वेश्चन जो होगा वो आंसर किस फॉर्म में करेंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एक येस और नो की फॉर्म में। बस एक रेफरेंडम होल्ड करेगा प्राइम मिनिस्टर। एक रेफरेंडम क्या होगा कि उसके ऊपर इशू लिखा होगा, मैटर ये है, येस और नो में आंसर दें कि आप एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करते, ये होगा रेफरेंडम। उसके बाद आ जाते हैं क्लॉज नंबर 7 पर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का एक एक्ट है जो ले डाउन प्रोसीजर, जिसमें प्रोसीजर बताया हुआ है किसका, रेफरेंडम का, कि रेफरेंडम किस तरीके से करवाया जाएगा और उसके रिजल्ट्स को कंपाइल कैसे किया जाएगा। ये था आर्टिकल नंबर 48। अब हम स्टडी करते हैं आर्टिकल नंबर 49, जो कि लास्ट आर्टिकल है प्रेसिडेंट के टॉपिक का। अब हम बात करते हैं लास्ट आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 49 की, विच इज़ अबाउट द चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट और परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, किसी भी वजह से मौजूद नहीं है, या पाकिस्तान से बाहर गया है, या कोई भी और रीज़न है, उसकी डेथ हो गई है, या उसने रिज़ाइन कर दिया है, या वो रिमूव हो गया है, उसकी इम्पीचमेंट हो गई है, तो मतलब इन केस के प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो फिर उसकी जगह पे चेयरमैन और स्पीकर जो है वो काम करेंगे, उसकी ड्यूटीज़ को या उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं क्लॉज नंबर 1 पे। क्लॉज 1 कहती है, इफ़ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वेकेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, मतलब खाली है, तो उसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकती हैं। रीज़न्स हो सकती हैं डेथ के, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, या उसने रिज़ाइन कर दिया है, या उसको रिमूव कर दिया गया है, इम्पीचमेंट हो गई है उसकी, ये रीज़न्स हो सकती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर जो है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वेकेंट है, खाली है, कोई भी प्रेसिडेंट के जो है वो ओहदे पर काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, कौन एक्ट करेगा उसके बिहाफ पर, तो देन चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन जो होगा सेनेट का, वो क्या करेगा, परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ही विल परफॉर्म फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है, इफ़ नॉट एबल और अवेलेबल, चेयरमैन सेनेट अगर इस काबिल नहीं है कि वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर देन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली विल एक्ट ऑन द प्रेसिडेंट्स बिहाफ। तब क्या होगा कि स्पीकर जो होगा नेशनल असेंबली का, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करेगा। ये थी क्लॉज 1। अब आ जाते हैं क्लॉज 2 पर, एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान और अदर कॉज। अगर प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, या फिर कोई और रीज़न है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसके जो है वो ड्यूटीज़ या फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा, तो फिर ये सेम क्लॉज 1 वाली बात आ जाएगी कि चेयरमैन सेनेट सबसे पहले तो करेगा, लेकिन अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली अंटिल प्रेसिडेंट रिटर्न टू पाकिस्तान। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट का ऑफिस संभालेगा जब तक प्रेसिडेंट पाकिस्तान में वापस नहीं आ जाता। ये था हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।